हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे EMFT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा, जो कि EMFT के लिए बेसिकली EMFT को पढ़ने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर जो वेक्टर अलजेब्रा हम डिस्कस करने वाले हैं वो जस्ट मैं आपको ब्रीफ में समझाने वाला हूं। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही समझाऊंगा, क्योंकि हमें यहां पर वेक्टर अलजेब्रा स्टडी नहीं करना है। बेसिकली वो टॉपिक मैथमेटिक्स में कंप्लीटली आप स्टडी करोगे। आपका यहां पर टारगेट ये है कि जब आप EMFT स्टार्ट करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वेक्टर अलजेब्रा जो हमें स्टार्ट करना है वो तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन चूंकि आज फर्स्ट लेक्चर है तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा EMFT का। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि EMFT जो है ना, बेसिकली चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप गेट का एग्जाम दे रहे हो, नेट का दे रहे हो, ESC का दे रहे हो, कोई भी अदर PSU एग्जाम दे रहे हो, EMFT में हमेशा हर कोई डिफिकल्टी फील करता है। तो हमारा यहां पर टारगेट क्या रहेगा? हमारा यहां पर टारगेट ये रहेगा कि इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बिल्कुल आसान तरीके से हम स्टडी करें, आसान तरीके से समझें। हमें यह बिल्कुल नहीं करना है कि डिफिकल्ट है इसलिए हम आधा पोर्शन लीव कर दें या बस याद कर ले, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, ताकि इस सब्जेक्ट में भी एग्जाम में हम 100% मार्क्स अचीव कर पाए। तो यहां पर सब्जेक्ट किस तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो, मैं आपको सारी की सारी चीजें बताऊंगा, सारे के सारे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में। आपको क्या करना है, मैं बस आपसे यही चाहता हूं कि जो भी लेक्चर्स होंगे, ठीक है, अभी तो वेक्टर अलजेब्रा मैं आपको बताऊंगा जिसको मैं लेक्चर नंबर 00 दे दूंगा। उसके बाद फर्स्ट लेक्चर से जो भी स्टार्ट होगा मैं सीक्वेंस में रखूंगा सारी की सारी चीजें। आपको अगर आप लेक्चर फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपको एक भी लेक्चर बीच का मिस नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आप एक भी लेक्चर बीच का मिस कर जाएंगे तो आपको आगे का पोर्शन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल रहेंगी, आप सारे के सारे लेक्चर कंटिन्यूअसली देखते जाइए। रोज एक वीडियो आपकी अवेलेबल रहेगी आपके पास, तो आप सारे लेक्चर फॉलो करिए। और जहां पर आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके डाउट को क्लियर कर लीजिए, या आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो यह होगा कि देखो EMFT में ना डेरिवेशंस बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े डेरिवेशन हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि लगभग सारे डेरिवेशन आपके साथ डिस्कस करूं। लेकिन कुछ डेरिवेशन ऐसे होंगे जो बिल्कुल अननेसेसरी होंगे, तो हम यहां पर यह देखेंगे कि जो बिल्कुल अननेसेसरी डेरिवेशन है, जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में याद करेंगे। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मोर देन 95% डेरिवेशन आप यहां पर क्लास में ही देखेंगे, चाहे वो कितने भी लेंदी क्यों ना हो। मैं सिर्फ कुछ अननेसेसरी डेरिवेशन की बात कर रहा हूं, जहां पर आपके लिए फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो पॉइंट आपका क्या है, EMFT में ना डिफिकल्टी हम क्यों फील करते हैं? EMFT में डिफिकल्टी हम इसलिए फील करते हैं क्योंकि हमें यहां पर 3D, ठीक है ना, हमें 3D से यहां पर डील करना होता है। बेसिकली 2D से डील करना इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन जहां पर 3 डायरेक्शन आ जाते हैं वहां हम डिफिकल्टी फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा यहां पर पूरा ये टारगेट रहेगा कि मैं ना स्टार्ट से ही आपको फिगर वाले क्वेश्चन बहुत सारे कराऊं, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आप इमेजिन करना सीखोगे जल्दी से जल्दी। EMFT में जितना जल्दी आप इमेजिन करना सीख पाओगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये पॉइंट भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो यहां पर वेक्टर अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं EMFT का। तो आप देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं एप्लीकेशंस की, तो आप अपने सब्जेक्ट्स में ही EM के बहुत सारे एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। लाइक आप इलेक्ट्रिक मशीन में एप्लीकेशन देखेंगे, इसके अलावा आप माइक्रोवेव में देखेंगे, एंटीना थ्योरी में देखेंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में देखेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के आपके एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स प्रिंसिपल के एप्लीकेशन है। तो यहां पर ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। और जो अब सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, लगातार आप कंटिन्यूअसली सब्जेक्ट स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के 1 या 2 लेक्चर जिनको मैं 00 नाम दूंगा वो वेक्टर अलजेब्रा होगा, जो कि बेसिक है, ठीक है। तो बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा, यहां पर हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम
को ही अंडरस्टैंड करें। ठीक है, जो वेक्टर अलजेब्रा मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए होगा। लेकिन जब आप आगे जाके ईएमएफटी स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हैं, वो मैं वहां पर डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा। लेकिन अगर आप वेक्टर अलजेब्रा को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अंडरस्टैंड कर जाएंगे ना, तो आपका एक बेस बन जाएगा। बस आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पर अब आप समझिए, यहां पर अगर हम बात करें वेक्टर की, तो यहां पर आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या होगा, क्वांटिटी। आपको सबसे पहले यह क्लियर होना चाहिए कि क्वांटिटी जो है आपकी, वो आपकी वेक्टर भी हो सकती है और वो आपकी स्केलर भी हो सकती है। तो यहां पर जो आपकी स्केलर होती है, स्केलर क्या है आपका, स्केलर इज अ क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, हम अच्छे से जानते ही हैं। और यहां पर अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर क्या होता है आपका, वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये पॉइंट भी हमें अच्छे से पता ही है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो स्केलर के एग्जांपल आपके क्या क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, मास हो सकता है आपका, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है आपका, और भी आपके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं वेक्टर की, तो वेक्टर का एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, फोर्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इसके अलावा आपका मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, जो हमें आगे जाके बहुत डिटेल में स्टडी करना ही है। तो ये आपका होता है वेक्टर। ठीक है, तो क्वांटिटी कैन बी अ स्केलर, कैन बी अ वेक्टर, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो आपने अभी एग्जांपल देखे हैं, इसमें आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा होगा वेक्टर के एग्जांपल में, जो आगे जाके आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना है। तो इस पॉइंट को समझते हुए मैं आपको फील्ड क्या होती है पहले ये समझा देता हूं। तो व्हाट इज फील्ड, तो बेसिकली जो फील्ड होती है ना आपकी, तो फील्ड क्या है आपका, फील्ड इज अ फंक्शन दैट स्पेसिफाई पर्टिकुलर क्वांटिटी एवरीवेयर इन अ रीजन। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझाता हूं। देखो, अगर आपकी क्वांटिटी जो है ना वो स्केलर है, तो आपकी फील्ड कहलाएगी स्केलर फील्ड। वैसे ही अगर आपकी क्वांटिटी वेक्टर है, तो आपकी फील्ड क्या कहलाएगी, वेक्टर फील्ड। तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आपकी फील्ड भी यहां पर स्केलर फील्ड हो सकती है और यहां पर आपकी हो सकती है वेक्टर फील्ड। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है, स्केलर फील्ड एज वेल एज वेक्टर फील्ड। और इनके अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं जिससे आपको सिचुएशन पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तो स्केलर फील्ड का आपका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन, ये आपका स्केलर फील्ड का एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि देखो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बिल्डिंग, ये भी आपका स्केलर फील्ड का एग्जांपल है। इसके अलावा देखो साउंड इंटेंसिटी इन अ थिएटर, ये भी स्केलर फील्ड का एग्जांपल है। अगर यहां पर मैं वेक्टर फील्ड की बात करता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी इन अ स्पेस, ये आपका वेक्टर फील्ड का एग्जांपल हो गया। इस तरह से ना आपको क्लियर होना चाहिए फील्ड। ठीक है, तो आगे जाकर ये दो फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। इसके अलावा अब अगर मैं वेक्टर अलजेब्रा पर, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं, अगर उन पे आ जाऊं, तो यहां पर अब ध्यान से आप समझना शुरू करना कि आपको ईएमएफटी में किस किस रिलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से छोटे छोटे कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो वन बाय वन अब हम स्टार्ट करेंगे यहां पर। तो जैसा मैंने बोला कि मैं यहां पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एग्जांपल लेने वाला हूं। तो लेट्स सपोज कि आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ax प्लस ay प्लस az। यहां पर आपको क्या अंडरस्टैंड करना होगा कि जो आपका कैपिटल ax है, कैपिटल ay है और कैपिटल az है, ये आपका शो कर रहा है कंपोनेंट इन द x डायरेक्शन, इन द y डायरेक्शन एंड इन द z डायरेक्शन। और जो आपका स्मॉल ax, स्मॉल ay और स्मॉल az है, वो डायरेक्शन शो कर रहा है, बेसिकली यूनिट वेक्टर शो कर रहा है इन द x डायरेक्शन, इन द y डायरेक्शन एंड इन द z डायरेक्शन। अगर मैं आपको फिगर वाइज भी शो करूं यहां पर, तो आप देखिए, मान लीजिए ये आपका y है, ये x है और ये z है। तो ये आपका यहां पर शो कर रहा है, मान लीजिए यूनिट वेक्टर ax, यूनिट वेक्टर ay, यूनिट वेक्टर az। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जैसा नाम से क्लियर है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये डायरेक्शन शो करता है बेसिकली आपका। तो यहां पर अगर आप इसे ध्यान से अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो ये जो आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने शो किया है,
जो रिप्रेजेंट किया है किसी वेक्टर को, तो आपको ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की सिचुएशन जो है वो स्टार्ट से क्लियर होनी चाहिए, आपको इमेजिनेशन स्टार्ट से करना आना चाहिए। तो आप कैसे इमेजिन करेंगे? तो देखो, जैसे कि मैं अभी रूम पे ही खड़ा हूं, ऑब्वियसली बात है, तो आप जैसे मान लो रूम पे बैठ के स्टडी कर रहे हो, तो रूम में अगर आप खड़े हो जाओ तो देखो यहां पर अगर सामने की तरफ देखोगे तो एक लाइन दिखाई दे रही होगी नीचे की तरफ, वो क्या है आपका, मान लो एक्स एक्सिस है, ये लाइन होगी सामने की तरफ ही, वो वाई एक्सिस हो गया, और एक लाइन नीचे से ऐसे जा रही होगी, वो क्या हो गया आपका, जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो बस यही है आपका। बोर्ड में पॉसिबल नहीं है ना 3D बनाना, तो इस तरीके से आपको इमेजिन करना आना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? वैसे जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी करेंगे तब डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन शुरुआत से आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए कि जब भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा मतलब आप एक रूम को इमेजिन करो और उसके अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा वो ये है कि ये जो आपका वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे अचीव कर सकते हैं। स्मॉल ए एक्स, स्मॉल ए वाई, स्मॉल ए जेड अपने आप में यूनिट वेक्टर है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर की। तो आप देखो, अगर आपको किसी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर अचीव करना है तो आपको क्या करना होता है, वेक्टर ए को ऊपर लिखना होता है और उसका मॉड लिखना होता है। तो उसका मॉड क्या होता है आपका, देखो, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो है ना मॉड, ये इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रहा है, तो आपने वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, यूनिट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब भी आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना होगा तो आप यही मेथड यूज करने वाले हो। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, तो लेट सपोज अगर आपका वेक्टर ए है 2ax माइनस 3ay प्लस 6az, और अगर आपको यहां पर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, वेक्टर ए को एज इट इज लिख दोगे, उसके बाद क्या करोगे आप, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो वैसे माइनस लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि स्क्वायर होना है तो वो प्लस हो ही जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप यहां पर यूज कर लोगे। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? तो बहुत आसान है किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर यहां पर कैलकुलेट करना। और एक बात और ध्यान रखना, मैं बार बार यहां पर ऐसे साइन नहीं बनाऊंगा, आपको क्लियरिटी मिल रही है, स्मॉल ए एक्स, स्मॉल ए वाई और स्मॉल ए जेड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर्स हैं यहां पर, इसका मतलब यहां पर डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो आपको समझ में अपने आप आ जाएगा कि कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है। ये पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से कि हम यूनिट वेक्टर कैसे अचीव करते हैं। यूनिट वेक्टर को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें अंडरस्टैंड करना होगा वो आपका होगा डिस्टेंस वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। तो डिस्टेंस वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो यहां पर अब अगर मैं बात करता हूं पोजीशन एंड डिस्टेंस वेक्टर की, तो पहले यहां पर मैं बात करूंगा पोजीशन वेक्टर की। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसका नॉलेज भी आपको सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले होना चाहिए। तो आप देखो, लेट सपोज आपका पॉइंट P है x, y, z। ठीक है, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है, कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर एक ही है। ठीक है, तो इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहां पर अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, तो ये क्या होता है आपका, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज अ डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट P। पहले आप इसका मीनिंग सोचने की कोशिश करो, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। देखो, मैंने क्या बोला, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P। ठीक है, डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P, इसका मतलब क्या होगा, देखो मान लो आपका ओरिजिन है टू पॉइंट P, तो यहां पर ओरिजिन मतलब क्या हो जाएगा, 0 0 0, पॉइंट P मतलब क्या है, x, y, z। पॉइंट समझ में आ रहा है अच्छे से? वो भी क्या लिखा है, डायरेक्टेड डिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपको बस क्या करना है, अगर आप पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हो तो इसे आप नाम दे सकते हो rp से। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, आप क्या करोगे, पहला हमेशा x होगा, दूसरा y, तीसरा z, यहां पर भी x, y, z। तो x माइनस 0 ax प्लस y माइनस 0 ay प्लस z माइनस 0 az। ठीक है, ये आपका हो जाएगा।
ठीक है, O से P आपको ये देखना है, ओरिजिन से P देखना है। तो बस दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू इंटू AX, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू इंटू AY, लास्ट वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू इंटू AZ। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, RP का X AX प्लस Y AY प्लस Z AZ। देखो अभी तो मैंने आपको पूरी डेफिनेशन दी, लेकिन पोजीशन वेक्टर जब भी आपको लिखना होगा आप डायरेक्टली बस ये देख लेना, P कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, तो आप सिंपली x इंटू AX प्लस Y इंटू AY प्लस Z इंटू AZ, सिंपली ऐसा लिख सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप देखो यहां पर मान लो P आपको मेंशन है -1, 2, 3, तो आप क्या लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, आप देखो क्या लिखते हैं यहां पर, आप लिखते RP इज इक्वल टू माइनस AX, x की वैल्यू इस बार -1 थी ना, और प्लस 2AY प्लस 3AZ। सिंपली बस जो ये वैल्यू लिखी है ना उसको स्मॉल AX से मल्टीप्लाई करो, इसको स्मॉल AY से, इसको स्मॉल AZ से, वही होगा आपका पोजीशन वेक्टर, और कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस वेक्टर। तो एक्चुअल में इनडायरेक्ट वे में मैंने आपको डिस्टेंस वेक्टर भी यहां पर समझा ही दिया है। देखो क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका क्या मतलब होगा, आप देखो यहां पर, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊं, सपोज करो पॉइंट ए से पॉइंट बी आप जा रहे हो, ठीक है, और पॉइंट ए है आपका 1, 2, 3, और ये है आपका 4, 5, -6। एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना, ठीक है, मैंने जो फिगर अभी ऐसे बनाया है, ठीक है, वैल्यू वाइज आप मत जाना, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया है, आप थोड़ा सा टेढ़ा भी बना सकते हो, ठीक है, वैल्यू वाइज आप इस फिगर को मत सोचना अभी जस्ट मेरा टारगेट आपके लिए ये है कि आपको A to B जाना है, ठीक है। तो A और B पॉइंट आपके कहीं भी है, आपको A to B जाना है, उनके कोऑर्डिनेट्स मैंने यहां पर शो कर दिए हैं। तो पोजीशन वेक्टर को हमने अंडरस्टैंड किया, सेम कंसेप्ट यहां पर डिस्टेंस वेक्टर का होगा। डिस्टेंस वेक्टर को लेट सपोज अगर मैं यहां पर D से शो कर दूं, कुछ भी आप यूज कर सकते हो इंडिकेट करने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप चाहो तो ऐसे भी शो कर सकते हो RAB, ठीक है, आप चाहो तो RAB से शो कर दो। तो आप देखो यहां पर आप करोगे क्या, मेन पॉइंट ये है, रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप करोगे क्या। तो आप देखो A to B जा रहे हो ना, तो सिंपल B माइनस A करना है। तो देखो क्या करोगे, 4 - 1 मतलब क्या हो जाएगा आपका 3AX। उसके बाद देखो 5 - 2 मतलब क्या हो जाएगा आपका प्लस 3AY। फिर -6 - 3 तो क्या हो जाएगा आपका -9AZ। ये होता है आपका डिस्टेंस वेक्टर। तो पॉइंट समझ में आ गया। पोजीशन वेक्टर मतलब इंडिविजुअल जो वेक्टर है उसको शो करना। मतलब अगर मैं आपको बोलता कि A का पोजीशन वेक्टर लिखो, तो आप क्या लिखते हो, पहले आप लिखते AX प्लस 2AY प्लस 3AZ, ये A का पोजीशन वेक्टर होता। फिर B का पोजीशन वेक्टर क्या होता, 4AX प्लस 5AY माइनस 6AZ, ठीक है। उसके बाद आप B माइनस A कर दो, ठीक है, AX के कॉफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करो, AY के करो और AZ के करो। मैंने यहां डायरेक्ट कर दिया है, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या होता है पोजीशन और क्या होता है डिस्टेंस वेक्टर। ऐसे ही ना बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनसे मुझे आपको फैमिलियर कराना है, और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर वैसे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी यहां पर मिल जाएगी। तो बेसिकली यहां पर मैं 2 प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं, उसमें से आप देखो फर्स्ट प्रॉब्लम। तो यहां पर आपको गिवन है A वेक्टर है आपका और B भी आपका एक वेक्टर है। आपको बोला है फाइंड कंपोनेंट ऑफ A अलोंग AY और यूनिट वेक्टर ऑफ 2A माइनस B। ये आपका यहां पर टारगेट है। तो यहां पर एक्चुअल में मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ज्यादा डिस्कस नहीं किया है आपके साथ, तो क्वेश्चन के थ्रू आप बड़े आराम से इसे समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप देखो ये जो आपका A और B है, अगर आप देखते हो आपसे पहला प्रॉब्लम बोला है कंपोनेंट ऑफ A अलोंग AY, तो ये काफी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका -3। कंपोनेंट मैंने आपको बताया हुआ है AX इंटू AX प्लस AY प्लस AZ। तो कैपिटल AX की वैल्यू 2 है, कैपिटल AY की वैल्यू -3 और कैपिटल AZ की वैल्यू 6 है। आपसे अलोंग AY पूछा है तो आंसर क्या बोल दोगे, -3, दैट्स इट। सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ 2A माइनस B। तो पहले आपको 2A माइनस B कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, जैसा मैंने आपको समझाया है। तो काफी इजी है ये भी। आप देखो
2a माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो 2a ना, तो आप पूरे वेक्टर a को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 4ax माइनस 6ay प्लस 12az, फिर माइनस b, तो माइनस बी आपको करना है ना, तो माइनस 2ay प्लस 4az, मैंने माइनस साइन बीच पे लगा दिया है। तो यहां पर देखो आंसर क्या होगा, b में देखो ax था ही नहीं, मतलब वो वाला जो कंपोनेंट था वो 0 था, ठीक है, ax का कंपोनेंट, तो 4ax का 4ax रह जाएगा, माइनस 6ay माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2ay, तो माइनस 4ay और प्लस 12az माइनस 4az, तो कितना हो जाएगा प्लस 8az। पॉइंट यहां पर क्लियर है, तो काफी इजी है। अब आपका ये वेक्टर आ चुका है, कौन सा, 2a माइनस बी वाला, बस इसका आपको अब यूनिट वेक्टर अचीव करना है। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसे मैं a से शो कर देता हूं, स्मॉल a से यूनिट वेक्टर के लिए। तो बस आपको करना क्या होगा, आप वेक्टर लिख लोगे, मैंने आपको यही समझाया है, जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो किसी वेक्टर का, तो न्यूमरेटर में आप उस वेक्टर को लिख लो और डिनोमिनेटर में आप क्या करो, उसका मॉड ले लो। तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट आप सॉल्व कर लेना। इसका पॉइंट समझ में आ गया। तो काफी इजी प्रॉब्लम थी, कोई भी आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम यहां होने वाली है। वैसे ये जस्ट स्टार्ट है, अभी इमएफटी स्टार्ट नहीं हुआ है। इमएफटी जब आप देखोगे बहुत अलग वे में हम स्टडी करने वाले हैं, तो आई होप ये प्रॉब्लम क्लियर होगी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पर डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब आप देखो, आपको लिखा है पॉइंट्स ए एंड बी आर लोकेटेड एट, आपको पोजीशन दी हुई है और 3 क्वेश्चन आपसे पूछा है। डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, बहुत इजी, आप जानते ही हो। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये भी बहुत इजी, अभी हम देखेंगे। अ वेक्टर पैरेलल टू ए बी विथ मैग्नीट्यूड ऑफ 6। तो आप देखो यहां पर, अगर हम सबसे पहले दोनों के पोजीशन वेक्टर लिख लें ए और बी के, तो आप देखो ए कितना हो जाएगा आपका ax प्लस 2ay माइनस 3az। इसके अलावा b कितना हो जाएगा, ax के साथ जो कैपिटल ax होता है वो तो 0 है, आप देख सकते हो, तो क्या लिखोगे माइनस ay प्लस 5az। ये पॉइंट समझ में आ गया। पहला प्रॉब्लम क्या है, डिस्टेंस वेक्टर, तो डिस्टेंस वेक्टर को d से मैं शो कर देता हूं। फ्रॉम a टू b है तो b माइनस a करना होगा। देखो क्या हो जाएगा, b माइनस a जब करोगे तो माइनस ay माइनस ax, ऑब्वियस सी बात है कि ax वाला टर्म है नहीं, तो पहले आप माइनस ax को रिप्रेजेंट कर लो। उसके बाद आप देखो माइनस ay माइनस 2ay कितना हो जाएगा आपका माइनस 3ay, ठीक है ना। यहां पर ax वाला टर्म था नहीं तो 0 था, 0 माइनस ax हो गया, माइनस ay माइनस 2ay माइनस 3ay, 5az माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 8az। ये पॉइंट यहां तक क्लियर है अच्छे से। तो ये जो आया है आपका, ये डिस्टेंस वेक्टर है, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, सेकंड प्रॉब्लम में डिस्टेंस निकालना। तो देखो ये भी बहुत इजी है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ना, तो बस इस वेक्टर का मॉड ले लो, तो कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। आप देख सकते हो -1 था, -3 था और 8 था, आंसर आ गया। तो इतना इजी होता है। अगर आपने डिस्टेंस वेक्टर अचीव कर लिया तो उसका मॉड ले लो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, तो ध्यान से देखो, अ वेक्टर पैरेलल टू ए बी विथ मैग्नीट्यूड ऑफ 6। अब आप एक बात समझो, किसी भी वेक्टर में क्या क्या होता है, किसी भी वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड गिवन है 6, इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। यहां पर ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, तो आप समझो यहां पर वेक्टर पैरेलल टू ए बी, इसका मतलब जो डायरेक्शन ए बी का होगा वही डायरेक्शन इस रिक्वायर्ड वेक्टर का भी होगा। पैरेलल का मतलब समझते हैं ना, इस तरीके से, तो डायरेक्शन सेम रहेगा आपका। तो ए बी का क्या मतलब है, ए बी का मतलब वही है आपका डिस्टेंस वेक्टर ए टू बी। ए बी की जब बात कर रहा है ना यहां पर, तो आप डिस्टेंस वेक्टर की बात कर रहे हो, ए टू बी की बात कर रहे हो। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, अ वेक्टर पैरेलल टू ए बी, मतलब यहां पर मैं क्वेश्चन में क्लियरिटी आपको दे देता हूं, डिस्टेंस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो जो ए बी आपका डिस्टेंस वेक्टर है, उसमें आपको अब यह समझना होगा कि डायरेक्शन जो ए बी का होगा वही पैरेलल वेक्टर का होगा,
और उस पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 6 है। तो आप देखो अगर आप इस डिस्टेंस वेक्टर का डायरेक्शन अचीव कर लो, इस बात को ध्यान से समझना, मैंने यहां पर a टू b ही डिस्टेंस वेक्टर निकाला था, लेकिन ये डिस्टेंस वेक्टर है, डायरेक्शन नहीं है डिस्टेंस वेक्टर का। डायरेक्शन कैसे मिलता है हमें? जब हम यूनिट वेक्टर अचीव करते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने का रीजन ही वही होता है ताकि हम डायरेक्शन अचीव कर पाए। समझ में आ रही बात आपको? तो अगर आप यहां पर सबसे पहले ए डी अचीव कर लो यूनिट वेक्टर, तो आप देखो -ax -3ay प्लस 8az डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी, तो ऑलरेडी आप अचीव कर ही चुके हो, तो कितना हो जाएगा 1 + 9 + 64। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है? तो ये आपका डिस्टेंस वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर अचीव किया है। डिस्टेंस वेक्टर क्या है आपका? वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, इसका आपने यूनिट वेक्टर अचीव कर लिया। अब आपका टारगेट क्या है? आप जानते हो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो पैरेलल है ए बी के, तो उसका डायरेक्शन सेम होगा, तो रिक्वायर्ड वेक्टर का डायरेक्शन आपका यही हो जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना है आपका 6। तो यहां पर मान लो रिक्वायर्ड वेक्टर आपका P है, ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मींस डायरेक्शन, दैट्स इट। ये डायरेक्शन शो कर रहा है वेक्टर P का और मैग्नीट्यूड 6 है आपका, तो 6 × AD, ये आपको AD दिखाई दे रहा है, इसमें आप बस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -6ax -18ay प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 48az डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा देख सकते हो आप यहां पर 64 + 10 √74। ये आपका आ गया है P वेक्टर, मतलब अ वेक्टर पैरेलल टू AB विथ मैग्नीट्यूड ऑफ 6। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये आपकी दो प्रॉब्लम्स थी जो थ्योरी आज हमने पढ़ी, हमने बहुत ही बेसिक थ्योरी आज स्टडी करी है उससे रिलेटेड। यहां पर मैं वेक्टर अलजेब्रा पे भी एक और लेक्चर लूंगा, कुछ बेसिक टर्म्स और रह गए हैं, उन्हें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा और उसके बाद EMFT का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। यकीन मानो EMFT के जो लेक्चर्स होंगे आप उनको फॉलो करके देखो, बहुत ईजी लैंग्वेज में होंगे, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और सारे टफ से टफ कंसेप्ट आपके कवर होंगे उसमें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।